हेलो गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ ऑफ इंडिया देख रहे थे हम। उसमें हमने देखा था दैट कि हमने पहले कुछ फीचर्स, इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड साइलेंट फीचर्स, जो हम हमारा ये टॉपिक चल रहा था, हम ये देख रहे थे। ओके, तो अब क्या है ना कि हम फर्स्ट पार्ट में मैं सारा सिलेबस जो है मैं कवर नहीं कर पाई, सारे पॉइंट्स, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए मैंने दोनों वीडियोस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो है मैं ऑलरेडी अपनी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। अगर जिन्होंने नहीं देखा है मैं उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का जो पॉइंट है। आगे के हम वही लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि इंट्रोडक्शन की कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एंड उसके मीनिंग्स क्या है, मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। एंड हमने देखा था उसमें साइलेंट फीचर्स देखे थे कॉन्स्टिट्यूशन के। ओके, तो साइलेंट फीचर्स में मैंने उसमें लास्ट वाले वीडियो में कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो 2-3 पॉइंट्स हैं ये एक्सप्लेन किए थे। ओके, तो हमारा लास्ट वीडियो खत्म हुआ था दैट ये यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट पर। हम स्टार्ट करते हैं 5th पॉइंट से। रेडी विद द पेन एंड नोटबुक, लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। ओके, 5th पॉइंट है हमारा सिंगल सिटीजनशिप। इन द मोस्ट फेडरेशन पीपल हैव द डबल सिटीजनशिप। अब होता क्या है ना कि हमारी इंडिया ही ऐसी अकेली स्टेट है, हमारी इंडिया एक ऐसी स्टेट है जिसमें सिंगल सिटीजनशिप होता है, कि हम सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं। बट बाकी की जो अदर्स कंट्री है, लाइक फॉर एग्जांपल यूएसए है, अमेरिका है, तो उसमें क्या होता है ना कि वो लोग उसमें क्या होता है कि आपको सिंगल सिटीजनशिप के साथ साथ आपको उनको एक सिंगल सिटीजनशिप ऑफ यूनियन मिलता है एंड सेवरल स्टेट मिलता है, कि आप जिस स्टेट में रह रहे हो उसकी सिटीजनशिप, एंड आप किस यूनियन के हो आपको उसकी सिटीजनशिप मिलती है। ठीक है, बट हमारी इंडिया में ऐसा नहीं होता, हमारी इंडिया में ओनली सिंगल सिटीजनशिप है। ओके, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अ सिंगल सिटीजनशिप आर्टिकल 5 to 11। तो आगे हम ये लेक्चर्स में देखने वाले हैं कि सिंगल सिटीजनशिप क्या होता है, एंड जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे आर्टिकल दिए गए हैं 5 to 11, ये आर्टिकल क्या कहते हैं, क्या बताते हैं। लेकिन फिर भी मैं इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आर्टिकल 5 to 11 में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिटीजनशिप है, जो सिंगल सिटीजनशिप है, मैं रिपीट कर रही हूँ, सिटीजनशिप नहीं, सिंगल सिटीजनशिप है, उसके आर्टिकल 5 to 11, क्योंकि हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, नॉट अ ड्यूअल सिटीजनशिप। सो देयर इज नथिंग लाइक सिटीजनशिप ऑफ अ स्टेट। तो हमारे इंडिया में कोई भी सिटीजनशिप लाइक अ स्टेट कोई नहीं होता है। जो भी सिटीजनशिप मिलता है वो इंडिया के हिसाब से इंडिया का ही होता है। 6th पॉइंट है एडल्ट फ्रेंचाइजी। अब हमारे इंडिया में अब हर तरह के स्टेट में, कंट्री में अलग अलग तरीके की एज दी गई है उसके एडल्ट होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे इंडिया में दी गई है 18 है, ओके, 18 एज है, 18 जो एज है वो मिनिमम लिमिट है कि उसके बाद हम वोट देने का हमको राइट मिल जाता है, हम एक एडल्ट के कैटेगरी में एंटर हो जाते हैं। ठीक है, हालांकि शादियों की जो रेंज है दैट इज डिफरेंट, दैट इज फॉर बॉयज इज 21 एंड फॉर गर्ल्स इज 18। हम यहाँ पे वो बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एडल्ट फ्रेंचाइजी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या है। वो चाहे लड़का हो या वो चाहे लड़की हो, अगर वो 18 एज क्रॉस कर लेता है तो वो एडल्ट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, ओरिजिनली क्या था कि एज लिमिट जो थी वो 21 ईयर्स थी, बट एक बिल इंट्रोड्यूस किया और उस बिल के तहत हमारी एज जो है वोटिंग की, या फिर एक एडल्ट एज बोलेंगे उसको, 18 ईयर्स कर दिया। ओके, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिसंबर 1988, ओके, which was passed as the constitution। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन में पास हुआ वो बिल। ओके, वो बिल किस लिए था, दैट रिड्यूसिंग द एज के लिए, द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1988 ड्यूरिंग वो फर्स्ट असाइनमेंट था। ओके, अमेंडमेंट, सॉरी फॉर दैट असाइनमेंट, व्हाट अमेंडमेंट था। ठीक है,
प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ लेट राजीव गांधी, जब लेट राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे ये बिल इंट्रोड्यूस किया था और उस 21 एज को एडल्ट एज कम करके हमारी 18 एज रखी गई। देन हम लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। दैट 7th पॉइंट है कि इट प्रोवाइड्स अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक गवर्नमेंट। अब हालांकि हम जानते हैं सभी कि व्हाट हैपेंड विद आवर इंडिया, that we have the sovereign, socialist, secular, democratic and republic government. Okay, ये जो टर्म्स हैं ये हमारे इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट और प्रभावशाली वर्ड्स हैं। सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, ये इन वर्ड पर ही हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडिया है, जो गवर्नमेंट है वो चलती है। तो आर्टिकल 25 guarantees every person equal freedom of conscience, right to practice or propagate his religion। एक रिलीजन के लिए हम किसी भी रिलीजन का उसके लिए एक प्रॉपर फ्रीडम, इक्वल फ्रीडम दी गई है। ओके, सो आर्टिकल 25 में डिनोमिनेशन, रिलीजन डिनोमिनेशन राइट एस्टैब्लिश मेंटेनिंग इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस टू मैनेज इट्स ओन अफेयर। 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें 1976 को इंसर्ट द वर्ड सेक्युलर इन द प्रीएम्बल आल्सो। अब जो पहले ही जो वर्ड सेक्युलर है ये पहले ये वर्ड नहीं था। जो 42nd अमेंडमेंट हुआ 1976 को 1976 को, उसमें ये सेक्युलर वर्ड जो है और उसके साथ कुछ वर्ड्स हैं जो इंसर्ट हुए गए थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में। आगे हम प्रीएम्बल क्या है वो आप देखने वाले हैं, मैं आपको तुरंत ही मैं वो वीडियो अपलोड करूंगी। Okay, as soon as can I possible. Okay, yeah. So next point move करते हैं that discrimination on a ground of religion is also prohibited by Article 15 to 16। ठीक है, Article 15 to 16 of Constitution, उसमें हमारा क्या बताया गया है कि रिलीजन, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि रिलीजन के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। आप जानते हो कि दंगे फसाद हो जाते हैं। सो इट मीन दैट कि उसको प्रोहिबिट करने के लिए जो आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 to 16 है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, फंडामेंटल राइट। ओके, अब 8th पॉइंट क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है। ओके, इम्पोर्टेंट फीचर क्या है कि फंडामेंटल राइट, हमारे राइट्स क्या हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनको राइट्स पता ही नहीं है, व्हाट आर द राइट्स। ओके, सो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना, उसे जानना, उसे समझना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to as a citizen of India. Okay, so next point is that constitution enumerates certain fundamental rights in a part 3। okay, जो part 3 of constitution है उसमें जो fundamental rights हैं ये enumerate किए गए हैं, ये बताए गए हैं, इसके provisions क्या है और इसके क्या rules हैं या फिर कौन कौन से fundamental right हैं। okay, these rights are mainly restriction on the power of a state। ये जो राइट्स हैं ये हमको किसी भी चीज को करने से रोकते हैं या फिर हमको हक देते हैं वो करना है, हमें राइट्स मिलता है। मान लीजिए हमें राइट टू स्पीच है, पर राइट टू स्पीच का ये मतलब नहीं है कि हम कुछ भी बोल लें, तो उसमें एक रेस्ट्रिक्शंस होती है। ठीक है, ये इट्स वर्ड्स का दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस इन द रियल सेंस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इट कैन बी मेक और रिपील एनी लॉ। अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होती है कि नहीं वो आगे हम जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो सीरीज है उनमें देखने ही वाले हैं। सो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि नहीं और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकती है कि नहीं, होती भी है कि नहीं। ठीक है, पर लेकिन अभी फिलहाल आप यही जान लीजिए कि कैन बी मेक अ रिपील एनी लॉ। ठीक है, हम किसी भी लॉ को रिपील कर सकते हैं, हम पूरी तरह हटा नहीं सकते, बट हम उसमें एक चेंज ला सकते हैं। ठीक है, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल ट्रिपल तलाक है, विद ट्रिपल तलाक नहीं बोलेंगे, इट्स नॉट करेक्ट एग्जांपल फॉर दैट, बट ट्रिपल तलाक एक न्यू बिल इंट्रोड्यूस करके किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं दैट फीचर्स जो फंडामेंटल ड्यूटीज में, जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारे कुछ राइट्स हैं एंड कुछ ड्यूटीज हैं, तो हमारे ड्यूटीज जो है वो हमको पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। ये हमारी सबसे मेन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि हमारे क्या राइट्स हैं एंड क्या ड्यूटीज हैं। इट इज आल्सो रिक्वायर्ड टू सिटीजन ऑब्जर्व बेसिक नॉर्म एंड डॉक्ट्रिन, डेमोक्रेटिक कंडक्ट एंड बिहेवियर।
ठीक है, एक बिहेवियर जानने के लिए, और क्या ड्यूटीज हैं, हमें कुछ करना है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं हमारे लिए, और कुछ हमको प्रोविजन, कुछ छूट मिली हुई हैं और कुछ बंधन भी हैं। ठीक है, इसके मतलब ये नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमको कुछ राइट्स दिए गए हैं, वी कैन डू समथिंग, बट इन अ प्रॉपर बी द लॉफुल, इन द लॉफुल मैनर वी कैन डू। ओके, अगर हम लॉ वायलेट करते हैं, अगर हम लॉ वाइज नहीं चलते हैं, दैट फिर हम पे लीगल एक्शंस होते हैं। करेक्ट। So next point is that the people should discharge their obligation towards their fellow citizenship. उनके अगर इंडिया में कोई सिटीजन्स हैं, मतलब ड्यूटीज ऐसे नहीं है कि सिर्फ इंडियन ही हो आप तो ही आपकी ड्यूटीज बनती है, नहीं, कुछ लोग जो फॉरेन से हमारे इंडिया में रह रहे हैं, उनकी भी कुछ इंडिया में आके कुछ ड्यूटीज बनती हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट 10 पॉइंट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट क्या है। ठीक है, पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 36 to 54 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिया गया है। ठीक है, देयर आर द पॉजिटिव ऑब्लिगेशन अपॉन द स्टेट, कुछ पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस लगाए गए हैं स्टेट के ऊपर कि स्टेट कैन बी डू दिस, स्टेट कैन बी डू दैट, और in the particular limit, this limit can beyond, it can be make the laws, okay, as like that. So the object behind this objectives, it is to set Indian social welfare state, कि एक social welfare state बनाने के लिए उसमें हमको कुछ provisions दिए गए। okay, let's see the next 11th point is that the parliamentary form of government. हम सबको पता है कि हमारी इंडियन जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियली फॉर्म से चलती है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे पॉइंट है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो हमारी गवर्नमेंट चलती है। ओके, head of the state is merely a constitutional head and secondly executive head vested with the real power is made answerable to the legislature. जो प्रेसिडेंट है या फिर जो रियल बॉडी है, एग्जीक्यूटिव हेड है, उसकी पावर जो है वो मेड करती है, ही इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। ओके, सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद द यूनिटरी बेस। ठीक है, कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद द यूनिटरी बेस क्या होता है, +8। The Indian Constitution incorporates subsequently all essential characteristics of a federal government, but at the same time incorporated certain provisions ensure dominant authority to the central even in the normal time. Okay, एक नॉर्मल टाइम में सेंट्रल अथॉरिटी क्या काम करता है, कैसे करता है, उसके लिए हमारा फेडरल, जैसे हमारे दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, एक फेडरल है एंड एक यूनिटरी है। ओके, आगे मैं अभी बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो अगर मैं यूनिटरी और फेडरल आपको एक्सप्लेन करते बैठी, तो हम फटाफट से जो भी साइलेंट फीचर्स है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, द 13 पॉइंट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब हमारा बाकी के स्टेट्स में, बाकी के जो कंट्रीज हैं उनमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम यूएसए ले लेते हैं कि वहाँ पे डिपेंडेंट जुडिशरी है। ओके, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, डिपेंडेंट जुडिशरी, बट हम किसी स्टेट में डिपेंडेंट है, किसी में इंडिपेंडेंट है, लेकिन हमारे इंडिया में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। ठीक है, बट समटाइम्स इट सीज दैट कि इंडिपेंडेंट है, समटाइम्स इट्स डिपेंडेंट है, बट यहाँ पे अगर हम फीचर्स के साइलेंट फीचर्स के हिसाब से देखें तो इट्स इंडिपेंडेंट जुडिशरी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स सेटिंग अप इंडिपेंडेंट जुडिशरी। The judges of a Supreme Court, High Court and appointed by Central Executive but not controlled by them. ठीक है, अपॉइंट कर सकते हैं बट कंट्रोल नहीं कर सकते जो भी एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, अब प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है कि आप किसी भी रूल और लॉ को लेके आप स्टेट को लेके आप एक प्रिवेंशन बना सकते हैं। ठीक है, एंड रूल ऑफ लॉ क्या होता है कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके आप कोई भी लॉज एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आपको मेरे हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो साइलेंट फीचर्स है वो क्या है। फर्स्ट पार्ट अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज कैन वॉच दैट पार्ट, अदरवाइज यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस वीडियो। सो फर्स्ट लेट्स सी दैट पार्ट एंड देन go to this video. So I hope so you will understand this video or this lecture
So please do subscribe my YouTube channel, and please, if you have any query about the constitutional law of constitution or any related to polity and all those subjects, please you can comment me, or you can, I give the mail ID on that. If you any query you can mail me.